For CAPF AC 2021 interview series में there are some questions from students, aspirants, those who are appearing. So I'm trying to clear as much as possible. So in this video, I will try to clear the concept. Two questions I will take. In coming days, I will take more questions. So there are some terms and terminology which are used in contemporary newspaper, news analysis, and other places you see, either in terms of India or in terms of international relations. So you should know. Sometimes it is more ambiguity about the term, what it is. So I will try to make little clear. Obviously, it is not perfect clear because you are not finding perfect difference between these terms. So first question is, what is the basic difference between secessionist and separatist movement? कोई भी जो अभी आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल रसिया यूक्रेन क्राइसिस हो रहा है, तो उसमें जो रसिया है वो यूक्रेन के कुछ पार्ट को देखोगे कि उसको सेपरेट स्टेट के रूप में डेवलप कर रहा है, जैसे डोनबास्क रीजन। तो डोनबास्क रीजन को जो रसिया है वो चाहता है कि वो आपका सेपरेट स्टेट बन जाए। तो ये आपका जो सेपरेटिस्ट होता है वो एक तरह से एक्सट्रीम फॉर्म है कि कंप्लीट नेशन को ही डिवाइड कर दें। और जो सिसेशनिस्ट मूवमेंट होता है, सिसेशन का मतलब होता है कि किसी ग्रुप से विड्रॉल फ्रॉम ग्रुप, विड्रॉल फ्रॉम ग्रुप। ओके, जस्ट टेक टू एग्जाम्पल इन द सेंस कि एक आपका जो नाटो है, एक ग्रुप नेटो है और दूसरा है वार्सा पैक्ट था। Suppose some nation withdraw from NATO, it is known as secessionist. कि I am not, no more, we don't want anymore to be part of this organization. Suppose NATO या वार्सा पैक्ट, तो उससे उस कंट्री के कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके आप मेंबर हो, तो आप उससे सीसेस हो जा रहे हो कि आप उससे विड्रॉ कर ले रहे हो, आप उससे हट जा रहे हो। तो ये आपका जो होता है वो आपका सिसेशन होता है। मीन सिसेशन का एक मतलब ये है कि नॉर्मल विड्रॉल फ्रॉम एनी ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एफिलिएशन। ओके, सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएशन जिससे है, ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है या सिस्टम कोई भी है, उससे हमने विड्रॉ कर लिया। तो जो बेस है, बेसिक स्ट्रक्चर है कंट्री का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि जैसे किसी कंट्री ने, सपोज वार्सा पैक्ट था, वार्सा पैक्ट से किसी कंट्री ने विड्रॉ कर लिया, तो उस कंट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कंट्री जैसे है स्ट्रक्चर उसका वैसे ही है, लेकिन उसको ये कर लिया। अब सेपरेटिस्ट जो है, वो सेपरेटिस्ट जो चाहते हैं कि वो कंट्री को ही एक तरह से कंट्री से सेपरेट होकर के अपनी सेपरेट एंटिटी बनाना चाहते हैं। अब इन एग्जाम्पल इंडिया के केस में देखो, जैसे हमने जो नाटो, वार्सा पैक्ट या फिर यूक्रेन के केस में ये एग्जाम्पल देखा। अब इंडिया के केस में यदि देखते हो, तो इंडिया के केस में सपोज जम्मू कश्मीर के टर्म में कुछ लीडर्स का नेम देखते हो, न्यूज़पेपर जब देखोगे ना, तो सपोज सेपरेटिस्ट लीडर मीरवाइज उमर फारूक मान के चलो है। तो सेपरेटिस्ट लीडर का मतलब क्या है कि वो, या जो सैयद अली शाह जिलानी, शायद जिनका डेथ हो गया कुछ दिन पहले, तो कुछ ऐसे लीडर्स के नेम जब आप सुनते हो, जानते हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो इंडिया से सेपरेट एक अलग कंट्री जो जम्मू एंड कश्मीर है, तो उसको अलग एज ए कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुआ। लेकिन यदि एक तरह से कहो कि इंडियन यूनियन जो है, इंडियन यूनियन में JNK को मिला दिया गया, लेकिन JNK को एक तरह से स्पेशल दर्जा ये चाहते हो, स्पेशल ये चाहते हो, तो सिसेशन फ्रॉम एक तरह से इंडियन यूनियन, या फिर सिसेशन फ्रॉम कोई ग्रुप की, ये जैसे जम्मू कश्मीर को मान के चलो कि जो आर्टिकल 370 था, तो उसमें चेंजेस किया गया। तो जो मेन स्ट्रीम सारे चीजों में अब जम्मू कश्मीर को एक तरह से नॉर्मल स्टेट के तौर पे ट्रीट किया गया। इसके किया जा रहा है। इसके पहले क्या था, उसके पास स्पेशल प्रोविजंस था, यानी कि इस चीज को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अदर यूनियन है उसमें हम नहीं आ रहे हैं, यानी कि वो एक तरह से सिसेशनिस्ट है कि हमको सेपरेट दिया जाए। या नॉर्थ ईस्ट के केस पे देखो, ग्रेटर नागालैंड की डिमांड कर रहे हैं, या
वो स्टेट हैं मोर ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं कि जो नॉर्मल स्टेट्स इंडिया है, जो नॉर्मल प्रोविजंस उसके हैं, जो अदर स्टेट्स के जो चीजें चल रही है, हम उसको फॉलो ना करें। ओके, तो ग्रेटर नागालैंड की आप डिमांड कर रहे हो, तो ग्रेटर नागालैंड का मतलब ये है कि जो लीडर्स जानते हैं कि सेपरेट जो कंट्री है, वो उसका डिमांड कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगी। सेपरेट रूप से आप नॉर्थ ईस्ट को चाहोगे कि अलग कंट्री बना लें, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये क्या कहेंगे कि जो फॉर्मल बहुत सारे जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो लॉ हैं, वो जो आपके लागू हैं, इम्प्लीमेंट हैं, उससे लिटिल छूट देना कि आप उसे अब अदरवाइज यदि स्ट्रिक्ट सेंस में देखोगे तो बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता, मोर और लेस दोनों का मीनिंग ये। इस वजह से मैंने बोला कि नहीं, ये कि बहुत माइनर सा डिफरेंस होता, फाइन लाइन डिफरेंस होता है। ओके, सो ये आपका है सिसेशनिस्ट। तो यानी कि कह सकते हो सिसेशनिस्ट का एक्सट्रीम फॉर्म सेपरेटिज्म है। तो सेपरेटिज्म एक्सट्रीम फॉर्म है और सिसेशनिस्ट जो है वो माइल्डर फॉर्म कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉलोनियलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। एक दूसरा क्वेश्चन है कि कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म का जो डिफरेंस। तो इंपेरियल, जैसे आपने वर्ल्ड वार के टाइम में इंपेरियल जापान का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, इंपेरियल जापान। तो जापान इंपेरियलिज्म क्या है? इंपेरियलिज्म एक तरह से है कि अपना आइदर मिलिट्री हेल्प, मतलब मिलिट्री के थ्रू, पॉलिटिकल डोमिनेशन के थ्रू, इकोनॉमिक डोमिनेशन के थ्रू, या डिप्लोमेटिक डोमिनेशन के थ्रू किसी कंट्री, किसी रीजन, किसी एरिया पे कंट्रोल जमाना। यानी कि जो थ्रू मिलिट्री, यदि इंपीरियल जापान, इसका मतलब क्या है? जापान ने देखोगे कि साउथ ईस्ट एशिया एंड अदर सबको रौंद रहा था अपने मिलिट्री पावर से। जो भी है मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर से, मेजोरिटी मिलिट्री पावर से एक दूसरे पे कब्जा किए जा रहा था, उसके रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट कर रहा था और उसको सबजुगेट कर रहा था। तो ये आपका इंपीरियलिज्म हुआ। अब कॉलोनियलिज्म क्या हुआ कि जब आप इंपीरियलिज्म करने के बाद इंपीरियल पावर आप हो, अब किसी पर आपने डोमिनेट कर लिया, किसी को डोमिनेट किया, तो हो सकता है आप इंपीरियल पावर हैं, मान के चलो मेनली इंपीरियल पावर हैं, तो आपने कंट्रोल किया, उनसे वसूली किया, और आपने उसको कब्जा नहीं किया प्रॉपर तरीका से, इन द सेंस कि आपने अपना उसको उस पर सारी चीजें अधिकार नहीं किया, बस रिसोर्सेस वहां से ले रहे हो, बाकी जो इंटरनल चीजों को है उसको आपने छोड़ दिया। लेकिन इसका एक्सटेंशन जो है वो कॉलोनियलिज्म है कि आपने कंट्रोल तो किया, आइदर वो मिलिट्री स्ट्रेंथ के बल पर, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के बल पर, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ के बल पर, लेकिन उसके बाद उसको सबजुगेट करके वहां कुछ आपने आदमियों को वहां बसाए, या अपने रूल्स रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट कराए, या उनके कल्चरल इंटरफेरेंस वहां किए। जैसे एग्जांपल ब्रिटेन। ब्रिटेन इनिशियली क्या है, इंडिया में जो आए वो किस लिए आए? वो ट्रेड करने के लिए आए, लेकिन धीरे धीरे करके इनका जो इंपीरियलिज्म था उसको उन्होंने बढ़ाते बढ़ाते ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपना कॉलोनी बना लिया। इसका मतलब रिसोर्सेस वगैरह पूरा यूटिलाइज किया। बहुत सारे ब्रिटिशर्स यहाँ आए, बहुत सारे अपने रिलीजियस इम्पोजिशन यहाँ किए, और सेना में भी देखोगे कि बहुत सारे जगह में सेना में उन्होंने सारी चीजों को अपनी जगह रखा। इसको एंशियंट या मिडाइबल मिडाइबल टाइम में फॉर एग्जांपल हम इसको समझ सकते हैं। एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडिया पे अटैक करता है, तो साउथ इंडिया पे अटैक करने के बाद क्या है कि वहां इंपीरियल पावर के तौर पर बिहेव अलाउद्दीन खिलजी करता है कि ठीक है, हमने आपको हरा दिया, अब आप ट्रिब्यूट हमें देते रहो, और बाकी जो है हम आपको एक तरह से कॉलोनी नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्ट अपना रूल इंपोज नहीं कर रहे हैं, आप अपने इंडिपेंडेंट हो, जैसे राय रामचंद्र मान के चलो है। तो उनको ठीक है कि इतने रिसोर्सेस आप हमें दोगे, बाकी अपना इंडिपेंडेंट रहो, तो वो इंपीरियल पावर। लेकिन यदि है कि मैंने अपने आदमी को वहां शासन के लिए बिठा दिया, वहां के रूल्स रेगुलेशंस ये सब हम डिसाइड कर रहे हैं, तो वो कॉलोनियलिज्म हुआ। यानी कि स्टार्ट इंपीरियलिज्म से होता है और जो इंड एक तरह से कॉलोनियलिज्म में होता है। जैसे हमने देखा कि वो जो आपका
ये सिसेशनिस्ट और सेपरेटिस्ट मूवमेंट में सिसेशनिस्ट एक तरह से माइल्डर फॉर्म है और सेपरेटिस्ट एक्सट्रीम फॉर्म है। उसी प्रकार इंपीरियलिज्म में कोई जरूरी नहीं वहां जाकर के प्रॉपर तरीका से रूल्स रेगुलेशंस को कंट्रोल करे, कल्चरल चीजों पर कब्जा करे, अपने आइडियोलॉजी को इम्पोज करने की कोशिश करे। इंपीरियलिज्म में सारी चीजें नहीं होती है, लेकिन कॉलोनियलिज्म में होती है। कि जैसे मान के चलो कि ब्रिटिशर्स इंडिया को डिफीट कर देते और नॉर्मल बोलते ठीक है यहाँ से हम कुछ रिसोर्सेज ले जाएंगे, यहाँ से हम जो इतना आप ट्रिब्यूट हमें पे करोगे, ये ट्रेड रूट है उसको छोड़ दोगे, तो वो इंपीरियलिज्म होता। लेकिन यहाँ आए और वो जो कहते हैं ना वाइट मैन्स बर्डन, कि जो कहते हैं ना ये जो लुइस 14 या समथिंग जो भी है कि यस जुल्स फेरी, एग्जैक्ट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, कि संसार की असभ्य जातियों को सभ्य बनाना जो है हमारा उत्तरदायित्व है, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये डिफरेंस होता है कि इंपेरियलिज्म स्टार्टिंग पॉइंट है और उसको कॉलोनी आप बना लेते हो तो वो कॉलोनियलिज्म। जैसे एग्जांपल जापान ने क्या किया कि जो सब पे को हराया, तो सारे पे अपने कॉलोनी बना करके कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे सपोज चाइना लो, चाइना के बहुत पार्ट को इसने हरा दिया, लेकिन कुछ एरिया को छोड़ करके बाकी को कंट्रोल नहीं किया, उनको ध्वस्त कर दिया, उनको डिफीट कर दिया और उनसे जो अपना काम था वो चीज लिया। लेकिन बहुत जगह जो ब्रिटिशर्स है अपने अपने वो उन्होंने एक तरह से कॉलोनी बनाए। तो ये डिफरेंस है। कुछ चीजें और हम डिस्कस करेंगे कमिंग डेज में। ये वो टर्म्स हैं जो रिलेटेड हैं, जो जिनके एग्जैक्ट मीनिंग 100% क्लियर नहीं हो सकता डिफरेंस, लेकिन मोर और लेस उसके ये हैं। आगे और चलेंगे तो हम कुछ और चीजों को देखेंगे। ओके, थैंक यू।